हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम उच्च न्यायालय से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 224 में। जब उच्च न्यायालय में मुकदमों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है या किसी कारण से काम का बोझ बढ़ जाता है, तब अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं और इन अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 224 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, तीसरी अनुसूची में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेते हैं और इस शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है। यानी कौन से शब्द बोलकर न्यायाधीश शपथ लेंगे यह तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 227 में। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीन आने वाले सभी जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने की शक्ति दी गई है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उच्च न्यायालय उसकी कार्रवाई की निगरानी कर सकता है और आवश्यक निर्देश दे सकता है। उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों से इस मामलों को स्थानांतरण करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 228 में। दोस्तों, अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा मामला चल रहा हो जिसमें संविधान की व्याख्या करना जरूरी हो तो उच्च न्यायालय उस मामले को अपने पास मंगा सकता है, यानी वह उस केस को ट्रांसफर करके स्वयं उसका निर्णय कर सकता है। और ध्यान रखें, अनुच्छेद 226 में रिट जारी करने की शक्ति है, अनुच्छेद 227 में है अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षण, 228 में है अधीनस्थ न्यायालय से संवैधानिक प्रश्न वाला मामला अपने पास मंगाना और अनुच्छेद 229 में है उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी के बारे में। उच्च न्यायालय की शक्तियों को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद के पास। उच्च न्यायालय की शक्तियों को बढ़ाने का अधिकार केवल संसद के पास होता है। इसका मतलब है कि अगर भविष्य में उच्च न्यायालय को कोई नई शक्ति या नया अधिकार देना हो तो यह काम संसद कानून बनाकर करती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल या सर्वोच्च न्यायालय अपनी तरफ से उच्च न्यायालय की शक्तियां नहीं बढ़ा सकते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्यालय निर्धारित कौन करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, वो राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ होगा इसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्यालय प्रयागराज में है और राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय जोधपुर में है। यदि आवश्यकता हो तो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार राष्ट्रपति मुख्यालय या उसकी स्थायी पीठ से संबंधित निर्णय ले सकते हैं। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 25। दोस्तों, वर्तमान समय यानी 2026 में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं
इन 25 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है। कुछ उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी कार्य करते हैं, जैसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अधिक क्षेत्र रखता है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, राजस्थान उच्च न्यायालय। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, इसलिए राजस्थान उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र भी सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य पर है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय जोधपुर में है और जयपुर में एक स्थायी पीठ भी है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय न्यायाधीशों या मुकदमों की संख्या के आधार पर माना जाता है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि में से सबसे बड़ा उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे अधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या वाला उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है और लखनऊ में इसकी एक स्थायी पीठ भी है। और ध्यान रखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय है और सबसे अधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, 1866 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी और यह भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद में किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, विशेष बहुमत। दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत दोनों की आवश्यकता होती है। इसी को विशेष बहुमत कहते हैं और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 और 124 के 4 से संबंधित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी यह राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 216 में दिया गया है। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे और न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। उच्च न्यायालय किसके अधीन नहीं होता है? संविधान, संसद, राज्य सरकार या फिर न्यायपालिका? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, राज्य सरकार। दोस्तों, उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अधीन नहीं होता है क्योंकि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। उच्च न्यायालय संविधान के अधीन होता है, न्यायपालिका हिस्सा होता है और इसके नियम और शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित होती हैं, लेकिन राज्य सरकार उच्च न्यायालय के फैसलों या कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में कौन शामिल होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली में न्यायपालिका के वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं
और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में सामान्यतः भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। और ध्यान रखें कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और कॉलेजियम न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर रह सकता है? 60 वर्ष, 62, 65 या फिर 70 वर्ष तक? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। और ध्यान रखें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु है 62 वर्ष है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु 65 वर्ष होती है। और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 में दिया गया है। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति कैसी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यापक। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति व्यापक होती है क्योंकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है। इसके अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। और इसी कारण उच्च न्यायालय की रिट शक्ति सर्वोच्च न्यायालय यानी अनुच्छेद 232 से अधिक व्यापक मानी जाती है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय में। यदि किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्टि नहीं है तो वह कुछ मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है और इसे सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार कहा जाता है। याद करें कि जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के नीचे होता है और उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? संवैधानिक, सैन्य, प्रशासनिक या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन ए, संवैधानिक न्यायालय है। उच्च न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय है क्योंकि इसकी स्थापना और शक्तियों का प्रावधान सीधे भारतीय संविधान में किया गया है और अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। उच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, संसद। दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 में दिया गया है। और ध्यान रखें कि वेतन निर्धारित करना संसद को है और वेतन का भुगतान संबंधित राज्य की संचित निधि से किया जाता है। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की रक्षा किससे होती है? राइट आंसर है कार्यपालिका से अलगाव, निश्चित कार्यकाल और वेतन सुरक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की रक्षा कई प्रावधानों से होती है। कार्यपालिका से अलगाव यानी न्यायपालिका को सरकार के सीधे नियंत्रण से मुक्त रखा गया है जिससे न्यायाधीश स्वतंत्र होकर निर्णय दे सकें। निश्चित कार्यकाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक निश्चित आयु तक पद पर रखा जाता है जिससे वे बिना दबाव के कार्य कर सकें। और वेतन सुरक्षा, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में उनके कार्यकाल के दौरान मनमाने ढंग से कमी नहीं की जा सकती, इसलिए ये सभी प्रावधान उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की पहल कौन कर सकता है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, संसद के सदस्य कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग प्रक्रिया की पहल संसद के सदस्य कर सकते हैं। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं
राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। इसके बाद प्रस्ताव पर विचार किया जाता है और दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करते हैं। ध्यान रखें, पहल कौन करता है? संसद के सदस्य, और अंतिम आदेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किस पर निर्भर करती है? कार्यभार पर, राज्य की जनसंख्या पर, राष्ट्रपति के निर्णय पर, या फिर दोनों, ए और सी? राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या दो बातों पर निर्भर जो है करती है। पहली, कार्यभार, यानी किसी उच्च न्यायालय में कितने मामले आते हैं और काम कितना है, इसके आधार पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। और दूसरा है राष्ट्रपति का निर्णय, यानी संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 वर्ष का। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के 2 में दिया गया है। और ध्यान रखें, न्यायाधीश बनने के लिए दो प्रमुख योग्यताएं हैं। वो भारत का नागरिक होना, या तो 10 वर्ष न्यायिक पद पर कार्य किया हो, या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन पद की शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 में दिया गया है। इसलिए याद रखें, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कौन करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। तो दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना संसद कानून बनाकर करती है। और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 में दिया गया है। जैसे दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे चंडीगढ़, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की भाषा के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही सामान्यतः अंग्रेजी भाषा में होगी। यदि किसी राज्य में हिंदी या किसी अन्य राज्य भाषा का प्रयोग करना हो तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। उच्च न्यायालय के निर्णयों के रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, और इसका मतलब है कि उच्च न्यायालय के सभी निर्णय और कार्यवाही स्थायी रूप से रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं, और इन अभिलेखों को दूसरे न्यायालय साक्ष्य के रूप में मानते हैं। यदि कोई न्यायालय का अपमान करता है तो उच्च न्यायालय उसे दंड भी दे सकता है, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 215 में है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय है, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत हुई थी। और इसी वर्ष 2 और उच्च न्यायालय स्थापित हुए। बॉम्बे उच्च न्यायालय 1862 में, मद्रास उच्च न्यायालय भी 1862 में।
लेकिन सबसे पहले स्थापित होने वाला उच्च न्यायालय माना जाता है कलकत्ता उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय किसके अधिकारों की रक्षा करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मौलिक और कानूनी दोनों अधिकार। उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की ही नहीं बल्कि कानूनी अधिकारों की भी रक्षा करता है और इसका आधार है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए भी रिट जारी कर सकता है, अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए भी रिट जारी कर सकता है और यही कारण है कि उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन बी, भाग 6 में है। दोस्तों, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान भाग 6 में दिए गए हैं और भाग 6 राज्यों से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान है। जैसे अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय, 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय, 216 उच्च न्यायालय की संरचना और 217 में है न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के पार्ट 2 में हमने उच्च न्यायालय से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने इस वीडियो के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए और पार्ट 1 का लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।